चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कहाँ थे हम? हाँ, तो ये फॉर्मेट हमने एक बार देख लिया था। ठीक है, मैंने लिख के भी आपको बता दिया फॉर्मेट। और हमारी जो किताब है उसके अंदर भी, पीडीएफ में भी मैंने आपको फॉर्मेट शेयर करके बता दिया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा डिटेल में अ, हमें ये समझना होगा कि क्या क्या चीजें हमें गिवन होती है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस हमें दिया होता है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में जो भी लिखा होता है ना, उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट की आइटम रहती है तो बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो जो भी फॉर्मेट हमारे सामने आएगा ना, ट्रायल बैलेंस आएगा एक, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी लिखा होगा उसको या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो बना है इसमें लिखेंगे। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम होगी तो। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट बना है इसमें लिखेंगे ये। ठीक है, और अगर वो बैलेंस शीट की आइटम है तो फिर ये बैलेंस शीट में आ जाएगी। लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटी में, असेट होगी तो असेट। ठीक है, और हमें ट्रायल बैलेंस के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर भी दी होती है, जिसे हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, वो हमें दो बार लिखने होते हैं। तो अब एक एक करके हम पांच छह कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फिर कल से हम इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको एडजस्टमेंट बता देता हूँ कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किसे बोलते हैं? तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। और जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, वो दो बार लिखे जाते हैं। जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, वो दो बार लिखे जाते हैं। एक बार आते हैं वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरी बार जो एडजस्टमेंट आते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आपको मिलेगा वो है क्लोजिंग स्टॉक का। किसका एडजस्टमेंट मिलेगा आपको? क्लोजिंग स्टॉक। आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना, वो आपको हमेशा बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना होगा। ठीक है, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखना होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें दिया होगा। तो इसको दो बार कहाँ पे लिखेंगे? एक बार बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट की असेट साइड में कहाँ पर आएगा। ये देखो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है। और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये देखो, ऊपर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना, और ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा है असेट साइड में। लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है असेट साइड में। एक बार तो यहाँ पे आएगा और दूसरी बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो देखो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक दो बार लिखते हैं, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, एक बार बैलेंस शीट की असेट साइड में। ठीक है, फिर अगला जो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक के बाद, क्लोजिंग स्टॉक के बाद जो अगला एडजस्टमेंट है जो आपको लगभग हर सवाल में मिलेगा, वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ऐसा खर्चा जिसका हमने पहले से क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमेशा बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बार कहाँ पे आता है? तो दूसरी बार इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस, फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस इन द डेबिट साइड ऑफ, इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते हैं? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो जिस भी खर्चे से वो रिलेटेड है उस खर्चे में से माइनस करते हैं।
अगर वो ट्रेडिंग का खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करना है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करना है। जैसे क्या होगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो हमारे सामने लिखा हुआ आएगा प्रीपेड वेजेस। क्या लिखा हुआ आएगा? प्रीपेड वेजेस। तो वेजेस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम वेजेस में से प्रीपेड वेजेस को माइनस करेंगे। या जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारे सामने लिखा हुआ आएगा प्रीपेड सैलरी। तो जो सैलरी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे? सैलरी में से माइनस करेंगे। ठीक है। हेलो बेटा, बाकी लोगों को भी वॉइस का इशू है क्या? सलोनी ने मैसेज किया सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। प्रीपेड के बाद अगला जो खर्चा है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम है खर्चे का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट है ना वो अपोजिट होता है प्रीपेड का। ठीक है। जैसे प्रीपेड में मैंने लिखा है ना असेट साइड, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कौन सी साइड में लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड में। कौन सी साइड में लिखते हैं हम? लाइबिलिटी साइड। और जिसे हमने प्रीपेड के आगे लिखा है ना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे एड इन द related expenses, aid in the related expenses in the debit side of trading or profit and loss, debit side of trading or profit and loss। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। कहां पर ऐड करते हैं? तो जो जिस भी खर्चे से वो रिलेटेड है उस खर्चे में ऐड करते हैं। तो प्रीपेड का अपोजिट आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड का मतलब ऐसा खर्चा जिसका हमने पहले से पेमेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट करना बाकी है। तो प्रीपेड को असेट साइड में लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग को लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। प्रीपेड खर्चा जो होता है वो माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है। तो प्रीपेड का अपोजिट आउटस्टैंडिंग है, इसे याद रखना है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी लोगों को बार बार कंफ्यूज करता है, एडजस्टमेंट। ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? तो इस एडजस्टमेंट का नाम है एक्रूड इनकम। ठीक है। एक्रूड इनकम, या इसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं। अर्नड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है आपने काम कर लिया लेकिन आपको अभी तक पैसा नहीं मिला। ठीक है। काम कर चुके हो लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो उसे हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो एक्रूड इनकम को याद कैसे रखना है? तो देखो, एक्रूड इनकम शुरू होती है ए शब्द से, ए वर्ड से। ठीक है। तो ए फॉर एक्रूड, ए फॉर एड, ए फॉर असेट, ऐसे याद रखना। ठीक है। ए से एक्रूड, ए से एड, ए से असेट, ऐसे याद रखना। एक्रूड इनकम को क्या करते हैं? एड करते हैं। कहां पे एड करते हैं? तो एड इन द related income, aid in the related income in the credit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, इसलिए मैंने क्या लिखा? एड इन द रिलेटेड इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में आते हैं। इसलिए देखो, मैंने ऊपर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जो लिखा है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस इन द डेबिट साइड लिखा, और आउटस्टैंडिंग में भी मैंने यही लिखा, एड इन द रिलेटेड एक्सपेंस इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो खर्चे होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड में आते हैं। कौन से साइड में आते हैं? डेबिट साइड। देखो, ये डेबिट साइड लिखा है। क्यों डेबिट लिखा है? क्योंकि ये खर्चे हैं। क्या है ये? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, और जो इनकम होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। तो एक्रूड इनकम कैसे याद रखेंगे? तो ए फॉर एक्रूड, ए फॉर एड, ए फॉर असेट। एक्रूड इनकम को एड करके कहाँ पे लिखते हैं? असेट में लिखते हैं। ठीक है। अब एक्रूड अगर आपको क्लियर है तो इसका अपोजिट होता है अनएक्रूड। एक्रूड का अपोजिट क्या होता है? अनएक्रूड। तो हम अनएक्रूड भी समझ लेते
अनएक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल, ठीक है, ये इसी के नाम है। तो अनएक्रूड जो होता है ना, वो एक्रूड का अपोजिट होता है। तो जैसे एक्रूड में एड लिखा है ना, तो ये एड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे एक्रूड आपने असेट में लिखा है, तो अनएक्रूड जो होगा वो लाइबिलिटी में आएगा। तो आप एक्रूड याद रखेंगे तो अनएक्रूड अपने आप याद हो जाएगा। एक्रूड को ऐड करके असेट में लिखते हैं, अनएक्रूड को माइनस करके लाइबिलिटी में लिखते हैं। हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इन द रिलेटेड इनकम, सब्ट्रैक्ट इन द रिलेटेड इनकम या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेटेड इनकम होगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेटेड इनकम, फ्रॉम द रिलेटेड इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेटेड इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये अनएक्रूड है। और इसके बाद अगला जो एडजस्टमेंट है, छठा एडजस्टमेंट, वो हम देख लेते हैं डेप्रीसिएशन का, ठीक है। और एक एडजस्टमेंट और देखेंगे साथ में, फिर कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन जो होता है ना, ठीक है, डेप्रीसिएशन को क्या करते हैं, तो बैलेंस शीट में असेट में से माइनस, मैं लिख देता हूं असेट में से माइनस, ठीक है। आप भी ऐसे ही लिखेंगे अगर लिख रहे हैं तो, ठीक है। असेट में से माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन को, और डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख, तो मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको, असेट में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो डेप्रीसिएशन जो रहेगा, जो डेप्रीसिएशन रहेगा वो क्या होगा, असेट में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसमें सभी लोग कंफ्यूज होते हैं बार बार, इसका नाम है बेड डेप। इसी को हम प्रोविजन फॉर बेड डेप भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेप भी बोलते हैं, या इसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, या इसको हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, या इसको हम रिजर्व फॉर बेड डेप भी बोलते हैं, या इसको हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप भी बोलते हैं, और इसको हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। तो ये इसी के नाम है, ठीक है, ये इसी के क्या है नाम, बेड डेप, प्रोविजन फॉर बेड डेप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर बेड डेप, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो देखो इसको सिंपल सा कंसेप्ट है, बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या करते हैं, डेटर में से माइनस, डेटर में से माइनस, यही रूल याद रखना आपको हमेशा, डेटर में से माइनस, और इसका इधर इफेक्ट क्या आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, बस ये याद रखना है। चाहे वो बेड डेप के नाम से आए, प्रोविजन फॉर बेड डेप के नाम से आए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप के नाम से आए,
रिजर्व फॉर बेड डेप्ट के नाम से आ जाए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से आ जाए, या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के नाम से आ जाए, ठीक है, कैसे भी लिखा हुआ आ जाए, आपको हमेशा यही करना है, डेटर में से माइनस पी एंड एल के डेबिट, ठीक है, डेटर में से माइनस पी एंड एल के डेबिट में। तो अब एक काम करते हैं, ये पूरी पीडीएफ में भी आपको शेयर कर देता हूँ, ये वाली जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मैं एक बार शेयर कर देता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर कल हम मिलते हैं, कल डायरेक्ट हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें ये 5 6 7 एडजस्टमेंट जो आज हमने पढ़े ये सातों आ जाए, ठीक है, ठीक है, रोज एक सवाल 2 सवाल हम करेंगे फाइनल अकाउंट का अगले 6 7 दिन तक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, और आपको ये शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे।